ऐसा लग रहा है जिस जोश और खरोश से ट्रंप बीच में आया था कि 20 तारीख को मैं कुर्सी पर विराजमान हूंगा, 21 तारीख को सब गेम खत्म कर दूंगा। अब वो हुआ नहीं। ट्रंप को आए हुए लगभग 6 महीने होने वाले हैं और कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ट्रंप की नजर हट चुकी है अब यूक्रेन से, और इसके बीच में होड़ इस चीज की है कि साहब जो यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो उसके खनिज पदार्थ हैं, जो जमीन के नीचे है, उसका मालिक कौन होगा? ट्रंप एक दावेदार है। ट्रंप ने बोला है कि मुझे पूरे यूक्रेन का 50% रिसोर्सेज चाहिए, ये ट्रंप ने बोला है। लेकिन पुतिन ने कहता है भाई मैं पहले ही घेर लूंगा। और ये सारी की सारी लड़ाई जो चल रही है, अब ट्रंप जितना कॉन्फिडेंट था डे 1 पे कि ये तो 24 घंटे के अंदर मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, वो चला गया मामला। तो एक तरफ उधर तेल के बारे में आप यही सुनते हैं कि असल में जब भी वहां उथल पुथल होती है, अमेरिका उधर तेल पर निगाह लगाए रहता है, इसलिए ऐसा होता है। और यहाँ रेयर अर्थ मेटल के बारे में यही सुनने को मिलता है। क्या वाकई ऐसा है? रूस में मिसाइल प्लांट में भी जबरदस्त विस्फोट। सतह पर क्या चल रहा है जरा एक बार फिर से देखिए। कुपोल के पास हिंजवेक प्लांट जो है, वहां ड्रोन अटैक की आशंका। कोर मिसाइल प्रणाली का होता है उत्पादन। इजेव्स हवाई अड्डे पर भी आवागमन बंद। तो चलिए रशिया की तरफ भी काउंटर अटैक हम देख रहे हैं। सर ये जो चल रहा है, ये कब तक आप और चलते हुए देखते हैं? अनंत काल तक? दिनेश, मुझे तो अब ये हवन कुंड टाइप लग गया। हाँ। जिसकी मर्जी आती, यूरोप से उन्होंने कुछ सामान दे दिया, उन्होंने वहां फोड़ दिया। इधर से रशिया ने कुछ सामान लिया, फोड़ दिया। ये हवन कुंड टाइप बन गया है। और इसको बनाने की जिम्मेदारी जितनी की पुतिन की है, उससे उतनी भी यूरोपियन कंट्रीज की भी है और अमेरिका की भी है। क्योंकि जब तक बैलेंस ऑफ पावर ऐसा रहेगा, जो दूसरा आदमी सोचता रहे कि मैं जीत सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, तब तक लड़ाई चलती रहती है। जब इम्बैलेंस में कुछ गैप आएगा, जब किसी को लगेगा कि नहीं मैं हार सकता हूं, और ये सोचना कि रशिया को हरा देंगे, अगर ये यूरोपियन रणनीति है तो हो नहीं पाएगा। अटैक इजेव्स पर अटैक मतलब रशिया के मिड में जाकर अटैक तो होंगे। अटैक तो होंगे जब इतना सहारा मिलेगा। आप एक तरफ देखिए, जितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, अगर इनकी जीडीपी लीजिए तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड की जीडीपी है उनकी। वो क्या जिसको हम बोलते हैं ना टोटल जीडीपी, आप मानते हैं $100 ट्रिलियन, तो इन सबकी मिला करके करीब $50 ट्रिलियन है। लेकिन सर वहां पर लड़ रहा है रशिया। अभी वहां एक सर्वे हुआ है, यूक्रेन में एक सर्वे हुआ है, जिसमें 56% लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये युद्ध खत्म करो, जहां तक बॉर्डर जहां पर रशिया है ना वहीं पर रोक दो, लेकिन अब युद्ध खत्म करो। लेकिन 21% लोग कहते हैं कि पहले वाला बॉर्डर हमको चाहिए, तब तक लड़ते रहो। देखिए साहब, साफ सीधी बात है जो आपने बात करी है इस सर्वे की, और जहां तक पूरे यूरोप की बात है, यूरोप को एक पपलू मिल गया और वो पपलू यूरोप की तरफ से लड़ रहा है रूस से। यूरोप का यह फायदा है कि जब तक यूक्रेन लड़ रहा है रूस से, रूस को वहां पे रोका जा रहा है यूक्रेन के बॉर्डर पे, और पिछले 3 साल से तो यूक्रेन रोक ही रहा है। दूसरी चीज, अगर यूक्रेन गिरता है तो फिर गाज इनके ऊपर गिरेगी, जो कि यूक्रेन के पीछे। और यूक्रेन कहां है दोस्तों? यूक्रेन है ईस्टर्न यूरोप में। यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप। तो अगर यूक्रेन गिरता है तो फिर रूस घुस जाएगा यूरोप के अंदर। यह चीज है, तो इसको फंड करते रहो। जहां तक बात यह है 22% 25% लोगों की जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब लड़ो लड़ो लड़ो, वही ज़ेलेंस्की की कॉन्स्टिट्यूएंसी। मेजर गौरव, उसी सर्वे में एक और बात सामने आई है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर लड़ना भी है ना तो वैलेरी जालुजनी है, उनको ला दो सामने, इनको हटाओ। ये कह रहे हैं कि इसको हटाओ, अब ये नहीं चाहिए, वैलेरी जालुजनी को ला दो, वो पहले सेना संभाले हुए, वो कर लेंगे काम। देखिए साहब, साफ सीधी बात है, सेमर हर्ष एक बहुत बड़ा नाम है जियोपॉलिटिक्स का, बहुत बड़ा नाम है। सेमर हर्ष का आर्टिकल मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से, जाके देखिए, जिसमें सेमर हर्ष ने CIA की रिपोर्ट को कोट करा है और यह बोला है कि ज़ेलेंस्की पैसे खा गया, और ज़ेलेंस्की ने जितना इसको एड दिया था अमेरिका ने, पता नहीं आधा खाता है आधा पीछे डालता है, और ये और इसका मंत्रिमंडल सबसे करप्ट मंत्रिमंडल है। ये सेमर हर्ष की रिपोर्ट है। ये कुछ भी नहीं वहां बचा है। वहां डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सारे पेपर्स बंद हैं, सारी पार्टीज बंद कर दी गई हैं, सब बैन है, सिर्फ ज़ेलेंस्की ज़ेलेंस्की ज़ेलेंस्की। तो ज़ेलेंस्की न सिर्फ वहां करप्शन की प्रतिमूर्ति बनते जा रहे हैं, बल्कि अपने घर में वहां पे लोग कहने लगे अब इनको हटाओ। ईरान के फोर्डो एटमी प्लांट पर हलचल, अगली खबर देखिए। ईरान में फोर्डो पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, आपको याद होगा, मिडनाइट हैमर। 22 जून को अमेरिका ने प्लांट पर किया था हमला। सैटेलाइट इमेज में मूवमेंट का खुलासा हुआ है। पहाड़ी के नीचे बुलडोजर, ट्रक वगैरह दिखे हैं, प्लांट के गेट पर निर्माण से जुड़ी मशीनें। जरा बिग वॉल पर दिखाइए इसको, और सर ये पिक्चर्स अगर आप लोग एक्सप्लेन कर पाए, ये सैटेलाइट इमेज जरा इसको पूरे में दिखाइए। ये मेरे को यहाँ ब्रेकिंग नहीं, यहाँ पर आप पिक्चर डालिए। ये देखिए, ये फोर्डो खैर पहचान में नहीं आ रहा है, ये फोर्डो जैसा लग रहा है लेकिन है फोर्डो। अब ये फोर्डो जो है इसमें सब तो फूटा पड़ा है। यहाँ ट्रक बुलडोजर पहुंचने का मतलब क्या है सर?
यहाँ मुझे लगता है कि ये कोशिश ये कर रहे हैं क्या हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अंदर जा सकते हैं। क्या हमारी इस वक्त वहाँ जो सिचुएशन होगी, ये समझ लीजिए न्यूक्लियर की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कुछ साबुत बचा है क्या? साबित बचा नहीं होगा, जो हुआ है सब कुछ गिर गया है। ये यहाँ क्यों गया है, क्या ढूंढने के लिए गया है, इसको हमें ही ढूंढना पड़ेगा। पर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फॉसिल किसी चट्टान में फॉसिल नहीं दिखाई देते, Correct। बिल्कुल फॉसिल की तरह दिखाई। ये फोटो तो लग ही नहीं रहा है, ये फॉसिल जैसा लग रहा और है। इस फोटो जाने के लिए जो रूट है वो भी ऐसे चक्रकार है और नीचे जाता है क्योंकि गड्ढे में है ये। मुझे वो याद आ रहा है कि जहाँ जला है जिस्म, दिल भी जल गया होगा। दिल भी जल गया होगा। देते हो अब राख जुस्तजू क्या है, अब यहाँ जुस्तजू चल क्या रही है, हो क्या रहा होगा सर मेजर गौरव? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वैसे ट्रम्प बता सकते हैं, ट्रम्प बताते हैं ना कि वहां ट्रक क्यों गए थे, हाँ। मजदूर लेके गए थे, क्या गए थे, उनके पास ज्यादा खबर रहती है। हाँ। हो सकता है वो 3 दिन बाद बताएं कि हाँ गए क्यों थे बुलडोजर। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना ट्रंप बोल रहा है कि सब खत्म हो गया है, देखिए अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में इसके बीच में दरार है कि कितना डैमेज हुआ है, और कितना डैमेज हुआ है किसी को पता ही नहीं। पता नहीं ट्रंप क्यों दे रहा चंडू खाने की, कितना हो गया, इतना हो गया, किसी को नहीं पता। भाई किसने जाके देख लिया वहां पे? सही बात। अगर ये बम गिरा होगा तो क्या बचा होगा, ये होगा के चक्कर में पूरा एनालिसिस हो रहा है। ये कमाल की बात है कि वहां जो खुफिया एजेंसी की प्रमुख हैं वो जो कहती हैं ट्रंप वो मानते नहीं है, और ट्रंप के पास बड़ी खुफिया खबरें होती है। कमाल की बात है। देखिए नेक्स्ट जनरेशन हथियार पर काम कर रहा है इजराइल। अगली खबर देखिए, सीक्रेट हथियारों का स्टॉक भी बढ़ा रहा है इजराइल। अब इजराइल ने अपना SWOT एनालिसिस कर लिया होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उसको समझ में आ गई होगी। स्टैंड ऑफ वेपन, आयरन बीम, लेजर वेपन, ड्रोन, गुप्त हथियारों ने ईरान में मचाया था कोहराम। अब असल में इसकी सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या होगी इजराइल की, कि ये होना चाहिए मेरा आयरन डोम और मजबूत होना चाहिए। जी, एक तो ईरान एक काम करेगा कि ईरान ऑल्टरनेट निकालेगा बंकर बस्टर का। अच्छा, जैसे भारत ने निकाला और अमेरिका का मुंह ना देखना पड़े। जी हाँ। जैसे आपने कल कवर करा था। अरे आपने कल बोला और आज वो खबर सब जगह है, और इसके लिए आपको बधाई। नहीं, ये आपने कल ही बता दिया था कि अग्नि में नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें बंकर बस्टर के तौर पर, अच्छा ये भी है कि हमको कोई बॉम्बर नहीं चाहिए होगा, हम यहीं से उसको मारेंगे और वहां जाकर यही खास बात होगी। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव कहते हैं कि ये हम रॉकेटरी में सबसे अच्छे हैं चीजों को उछालने में, तो यहां से उछलेगा और उधर जाके, हाँ अपनी बात कही सर। जी, तो बेसिकली क्या था कि जैसे भारत ने करा 5000 किलोमीटर रेंज की अग्नि का आपने रेंज कर दिया 2500, और आपने उसमें 7.5 टन उसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव डाला। ये भारत से उड़ेगा, जमीन के नीचे पाकिस्तान में जाएगा और वहां पे कर देगा हर हर महादेव। ये खबर क्या हम यहाँ डाल सकते हैं? ये खबर पूरे तौर पर एक बार दिखा दीजिए। इस खबर को यहाँ पहले डालिए और उसके बाद हम आगे चलेंगे। एयर मार्शल श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं, पहले ये खबर मैं दिखा दूं जरा अग्नि से रिलेटेड। ये डालिए खबर पहले प्लीज। अग्नि को रीइन्वेंट एक तरीके से किया जा रहा है। ये मिड रेंज टू समझ लीजिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है, अमेरिका जैसा बंकर बस्टर समझ लीजिए। अग्नि 5 का 2 नया वर्जन डेवलप किया जा रहा है। 100 मीटर नीचे तक विध्वंस की क्षमता होगी इसमें, और ये खबर कल पहले ही प्रतिशोध में मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल श्रीवास्तव डिस्कस कर चुके हैं। सर अब प्लीज। भाई ये कह रहा हूं कि इसने जो बताया वो तो बिल्कुल सही, उसके आगे ये इसमें टर्मिनल गाइडेंस में टीवी लगा हुआ है। ये क्या मतलब है? टीवी का मतलब यह है कि जब वो पहुंचेगा अंत में, टीवी मतलब हमारा वाला टीवी? हाँ, टीवी खुल जाएगा। वो जो पिक्चर आएगी, मान लीजिए अगली बार आप मरकज पर अटैक करना चाहते हैं, मतलब कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा हुआ है। अब जब कैमरा देखेगा कि ये मरकज है कि नहीं, एडजस्ट करेगा। ये मरकज वाला गुंबज है, देख देना। अच्छा, ये एआई वाला जैसा कुछ होगा। एआई वाला पिक्चर पड़ी हुई है, आपने कहा इसी पर मारना है। लास्ट में वो खुल जाएगा कैमरा और देखेगा, मैच करेगा, जो है उसी पर मारेगा। ये अपने दर्शकों को समझा देता हूं, जैसे आपने स्निफर डॉग देखा होगा ना, स्निफर डॉग को कुछ सुंघाया जाता है और वो महक कहां से आ रही है वहां दौड़ जाता है उस पर। तो उसी तरीके से इसको तस्वीर दिखा दी जाएगी, जाओ अब इसको नष्ट कर दो और वो हो जाएगा। मेजर गौरव आर्य, इसके लिए हमको बॉम्बर भी नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इजराइल यही काम कर रहा है। आज मैं आपको प्रेडिक्शन करके दे रहा हूं, इजराइल यही काम कर रहा है, क्योंकि इजराइल की सबसे बड़ी सीख, आपने पूछा क्या थी लड़ाई से, सबसे बड़ी यह सीख थी कि अमेरिका एक मूडी सुपर पावर है। अमेरिका का मन चाहा मिडनाइट हैमर करा, अगले दिन मूड करा सीज फायर। इजराइल का तो काम ही पूरा नहीं हुआ, इजराइल का काम पूरा नहीं हुआ। अब इजराइल यही काम करेगा जो भारत कर रहा है। इजराइल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रिपर्पस करेगा कि वो नीचे जाएं जमीन के और 300 फुट जाके ईरान का काम तमाम करें, उनके न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स का। अब दिनेश ऐसा पाताल लोक में भी जगह नहीं बची। पहले पाताल लोक था ना, घुस जाते थे, नीचे नहीं मार पाओगे। अब वो खत्म मामला। 100 मीटर्स का मतलब 300 फुट।
माय गॉड, तो अब ये 7,500 किलोग्राम बता रहे हैं ना, ये 3 गुना ज्यादा है जीबीयू। और आज आप लोग बता रहे हो, मुझको गाने की लाइनें याद आ रही हैं। अभी वो शायरी याद आई थी, अब देखिए आ रहा है, अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा, हमें पाइएगा। धरती के नीचे भी वायुसेना एयर लोरा मिसाइल, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल, खरीद सकती है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल इजराइल से खरीदी जाएगी। मिसाइल की डील संभव है। डीप स्ट्राइक करने के मिशन के लिए ये बहुत जरूरी होती है। अब ये क्या होता है, एयर मार्शल श्रीवास्तव आपको और अच्छे से समझाएंगे। ये देखिए आर्टिलरी क्या बोल रहे हैं, हाँ। है मिसाइल। हाँ, अब हमें खुद ही समझ में आ रहा है आर्टिलरी क्यों बोल रहे हैं। हाँ, ये क्यों किया गया? हाँ, उसका एक कारण है। अगर आप MTCR वाले नहीं हैं, MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में अच्छा। आपने साइन नहीं किया है। अच्छा, तो आप अगर मैं बनाइए नाम बनाइए रखूंगा, मिसाइल का ये आर्टिलरी। आर्टिलरी मैं बेच सकता हूँ, हाँ। सामान कुछ लेबल कुछ, हाँ, तो ये इसके अंदर मारक क्षमता बहुत ज्यादा ये है। समझ लीजिए जैसे आप वो देखते हैं ना सोडा का विज्ञापन, सोडा वाला विज्ञापन एक्चुअली किसका विज्ञापन हाँ। होता है आपको मालूम होता है। हाँ। इसी तरीके से यहाँ नाम बदल गया है कि भाई हम तो बना ही नहीं रहे मिसाइल, हम तो आर्टिलरी बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात क्योंकि है। हाँ। 450 किलो है इसके अंदर, अच्छा, वो जो मारक वाली ये चीज कहते हैं 400-500 किलोमीटर तक जाके मार देती। ओ, एयर टू एयर। एयर टू एयर, अच्छा। एयर टू ग्राउंड जाएगी, एयर अच्छा। टू ग्राउंड जाएगी, क्योंकि बहुत, मैंने आपको बताया था ना, इंटरसेप्टर मिसाइल जो जाती है इंटरसेप्ट करने के लिए, हाँ। उसमें जरा एक्सप्लोजिव कम होता है। अच्छा, 10 किलो 20 किलो, हाँ। और जो नीचे मारती है उसमें 400 किलो 500 किलो, अच्छा। 1000 किलो, हाँ। जैसे ये वाली जीबीयू वो समझ लीजिए कि वो जैसे तीर से तीर टकराता है जो नष्ट करता है ना, इंटरसेप्टर वाली वो, हाँ। उसमें बस इसको नष्ट करना हवा में, तो हवा। उसमें ज्यादा बारूद नहीं चाहिए। लेकिन जो नीचे गिरेगी बात जमीन है। पर, बड़ा डिस्ट्रक्शन करना, वहाँ बारूद ज्यादा बारूद ज्यादा ठीक है चाहिए। सर। इसके अंदर 450 है, ओ। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा इसका नाम आर्टिलरी रखे। फिर मैंने जानने की कोशिश की, हाँ। तो MTCR समझ में आया। ओके। उसके चक्कर में लेवल कुछ आपने सही समझा दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसने साइन किया है वो लोग बना सकते हैं, जो नहीं साइन किया हुआ है वो बनाए मिसाइल, आर्टिलरी नाम से बेचे। ये इसका सरलीकरण हो गया। ब्रह्मोस 2 बहुत ताकतवर बनाने की तैयारी में भारत। अगली खबर, रूस की हाइपरसोनिक तकनीक से हो सकता है लैस 3 M22 जिरकॉन मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी लग सकती है इसमें। ब्रह्मोस 2 की गति और क्षमता होगी बढ़ोतरी। भारत रूस मिलकर बना रहे हैं क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2। अब ये क्या है मेजर गौरव, ये तो मैं एयर मार्शल श्रीवास्तव से जानूंगा, लेकिन अब ये जिरकॉन वाला जो दहशत है वो इसमें हुआ करेगी। जी, तो अभी ब्रह्मोस का ये चक्कर है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है, हाँ। वो कह रही है कि एक इसकी मारक क्षमता और होनी चाहिए। अच्छा। यानी कि अगर 300 किलोमीटर तक मार रही है तो 800-900 तक मारेगा। Absolutely, हाँ। दूसरी चीज ये हल्की होनी चाहिए। तीसरी चीज इसकी गति जो है, अभी जो 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है वो 7 टाइम्स 8 टाइम्स स्पीड, यानी कि ये मिसाइल ऐसा बिल्कुल शेषनाग आप समझ लीजिए, एक बार गया तो गया। अच्छा, नोबडी हैज एनी आंसर। देखिए ना, मैंने वही बात बोली थी, जब पाकिस्तान को पता था कि ब्रह्मोस फायर है, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान को पता नहीं लगा, पर पता लगने के बाद वो ऐसे देख रहे थे जैसे आप लोग हमारा प्रोग्राम प्रतिशोध देख रहे हैं। देख रहे थे बस पाकिस्तान ये आ रहा है, अच्छा आ गया, वेरी गुड, ये चक्कर है। तो पाकिस्तान देख रहा था, अब पाकिस्तान और तेजी से देखेगा। लेकिन ये जो बनेगा खतरनाक, और ब्रह्मोस को 4 सुखोई के ऊपर टंगेंगे। अभी एक टंगता है 1 सिंगल, अब ये 4 टंगेंगे सुखोई के नीचे और फिर से मारा जाएगा। एक चीज और बता दें, बहुत जानने वाली थी, आखिरकार हम इंडिजिनस कैसे बनाएंगे। हम पहले ये रैम जेट, एक बार हमने कहा था राम, रैम है, रैम ये और स्क्रैम। स्क्रैम, ये सुपर कंबस्टिव रैम है। उसका रैम का फायदा होता है कि इंजन के तो कोई वो नहीं है, टरबाइन वगैरह नहीं, तो हल्का होता है। ये हाइपरसोनिक स्पीड देता है, ये हमारी अपनी क्षमता है DRDO की। अब ये मार पड़ेगी, पहले से ज्यादा पड़ेगी और पहले से तेजी से पड़ेगी, ये समझ लीजिए। और दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की होड़ चल रही है। चीन बना रहा है PL-17 और PL-21 एयर टू एयर मिसाइल। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने AIM-260 पर काम शुरू कर दिया है और भारत ने रूसी R-37 मिसाइल पर दांव लगाया है। अनुराग श्रीवास्तव, मतलब समझाइए जल्दी से इसका। तीनों ही एक ही रेंज के हैं और उसमें ज्यादा स्पीड R-37 की है। अच्छा, इसका मैक हायर है। अच्छा, और रेंज इसकी वही 300-350 किलोमीटर के आसपास तीनों की है। ओके। तो मारक क्षमता में और जो पेलोड कैरी करेंगे तीनों मोर और लेस बराबर हैं, क्योंकि एक दूसरे को देख के बनाए गए हैं। R-37 जल्दी पहुंचेगी, इसलिए आप समझ सकते हैं हमने क्यों दांव लगाया उस पे। हमने जो इधर दांव लगाया, पाकिस्तान किस पे दांव लगा रहा है वो भी देख लीजिए। लगातार दांव लगा रहा है। ये मिसाइल का वंदे भारत है ये। अच्छा, ये वाला मिसाइल का वंदे भारत जल्दी पहुंचेगा। बिल्कुल समय से 2 मिनट पहले।
अब जरा अगली खबर देख लीजिए। दांव लगाने की बात हो रही है, भारत रशियन मिसाइल पर दांव R-37 पर लगा रहा है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान किस पर दांव लगा रहा है? जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद कर रहा है रैलियां। मेजर गौरव आर्य आपको हर दिन के एपिसोड में बताते हैं कि जिसको जेल में होना चाहिए वो दंदनाते हुए पाकिस्तान में जगह जगह घूम रहा है। बेटे तलहा पर के कंधे का सहारा लेता हुआ दिखाई दिया हाफिज। तस्वीर में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन बेहद बीमार नजर आ रहा है हाफिज। लेकिन उसने अगली पीढ़ी तैयार कर दी है आतंकवादियों की। ये देखिए हाफिज सईद अपने बेटे तलहा के साथ, कसूरी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हाफिज सईद बीमार बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन साहब, जिसको या तो दुनिया में नहीं होना चाहिए, सीखों के पीछे होना चाहिए, पाकिस्तान उसको जगह जगह घुमा रहा है, पर्यटन करा रहा है जी। और पाकिस्तान खुला करवा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत बड़ा हीरो है ये। कई भारतवासी इस मामले से बड़े कंफ्यूज हैं कि साहब वो तो आतंकवादी है, पाकिस्तान उसको क्यों हीरो? ओ भाई, हीरो है उनके लिए हीरो है, उनके लिए बहुत बड़ा आदमी है। उनके लिए ऐसा है कि आसमान से कोई फरिश्ता उतर के आया है। हाफिज सईद बहुत बड़ा आदमी है भाई पाकिस्तान के लिए। और मैं एक और बात कहता हूँ, जो इंडिया में जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं भी है, एक बात मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ, हाफिज सईद बीमार है। अगर हाफिज सईद किसी अस्पताल में मर गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। इस आदमी ने भारत में इतना खून बहाया है, इतने लोगों के घर बर्बाद करे हैं। ये चैन की मौत नहीं मरना चाहिए हाफिज सईद चैन की मौत ना मरे। बहुत बड़ा हमारे लिए लॉस हो जाएगा अगर इस चैन की मौत मरता है हाफिज सईद और ताला सईद, राइट। और वो मसूरी जो भी है, जो भी उसका नाम है, जो कसूरी मसूरी जो भी है, ये सबको ये दहशत होनी चाहिए कि कभी भी अननोन गनमैन आ सकते हैं और तुम्हें ठोक सकते हैं। ये चैन की नींद है, ये खुलेआम दंदना रहा है यहाँ पे 26/11 करने वाला। इसके नाम की 2 सुपारी मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर बोलो, जो हाफिज सईद को काटेगा, जो हाफिज सईद का सर लेकर आएगा, 500 करोड़ रुपए, भारत की सिटीजनशिप, पूरा परिवार के साथ दिल्ली में आओ, जिंदगी भर तक तुम्हारा खर्चा और 500 करोड़ रुपए तुम्हें दिए। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी ऐसा दौड़ा के मारेंगे। पाकिस्तान में ना हथियार की कमी है, ना पाकिस्तान में पागलों की कमी है। एक बार भारत सरकार अनाउंस करते, अमेरिका करती है, ओसामा बिन लादेन के लिए करा था ना $25 मिलियन, आप कर दो 500 करोड़। क्या है आपके लिए? कर दो 500 करोड़। गौरव बिल्कुल सही बोल रहे, रिवॉर्ड फॉर जस्टिस उनका वेबसाइट है, उसमें सबके नाम लिखे हैं और सबका रिवॉर्ड लिखा हुआ है। वो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड फॉर जस्टिस। मगर मैं गौरव, जो आपने कहा उसको मैं सरलीकरण करूं, अब मैं सरलीकरण करता हूं कि नया दूल्हा तैयार हुआ है, बाजा बजाने का टाइम आ गया है। ये नया दूल्हा ये दूल्हा बहुत पुराना है। नहीं, और नहीं, इस दूल्हे को ताला है। नहीं, लेकिन इसको बीच में जेल दिखाने भी ले जाते हैं। क्या ये सही साहब, दुनिया भर में कहा हुआ हमने, तो आइए आज जरा जेल भी टहल लीजिए, थोड़ा वहां की कुछ पिक्चर्स भी हम बाहर कर देंगे। बिल्कुल साहब, ये मैं बता रहा हूँ, इसका कहीं आते जाते बाहर कहीं आता होगा। ये हाफिज सईद अपने घर से निकलता है, पब्लिक रैली अटेंड करता है। हाफिज सईद को मारना कितना मुश्किल है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कितना मुश्किल होगा, खुद थोड़ा ना मारना है आपको, पाकिस्तानियों को बोलना है। पाकिस्तानी वो कौम है जहां पे पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स वालों ने परवेज मुशर्रफ की हत्या की साजिश करी और एक्चुअली अटेम्प्ट करा अपने आर्मी चीफ, अपने प्रेसिडेंट को मारना। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के कारनामे है भाई। क्या बात कर, पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबल है। आपको पता है, कुछ समय पहले, आज से 7-8 साल पहले, जब इनका बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चला था पाकिस्तान में, तब ये डिस्कवर हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि एक सुसाइड बॉम्बिंग का स्कूल खोला है पाकिस्तानियों ने, और वहां पे सुसाइड बॉम्बर किराए पे मिलते हैं। तो आप 5 लाख रुपए दीजिए, एक सुसाइड बॉम्बर को ले जाइए। ये पाकिस्तान में होता है यार। लेकिन दूसरी बार किराए में कैसे लेगा कोई इसको, अगर वो सुसाइड बॉम्बर है? वो कह रहा था किराए पे, वो एक्चुअली 1 वे टिकट है। एक बार आपने कर दिया तो फिर उसका थैंक यू। मिसाइल टाइप है, अच्छा, एक बार गई तो बस हायर किया जा सकता है। उसके बाद अगला उसी तरह का तैयार मिलेगा आपको। वहां पर हर चीज का प्राइस टैग है, प्राइस नहीं, किराया टैग। वो किराया दीजिए और इस्तेमाल कीजिए। ये आतंकवाद अब और पनपने मत दीजिए। ये कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य। और चीन पाकिस्तान पर स्पेस से निगाह रखेगा। भारत 2029 तक 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट भेजे जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे सैटेलाइट। अंतरिक्ष में भारत की आंख बनेंगे ये सैटेलाइट। यही वो सैटेलाइट हैं जो दुश्मन के ऊपर आपको एक तरीके से एज देते हैं। और क्या मायने हैं इसके, पीके श्रीवास्तव सर? ये तो बहुत जरूरी था। इसका माने ये है कि अभी हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं, उनका वो 6 चक्कर 4 चक्कर लगाते हैं तो 6 घंटे या 4 घंटे में आपको उस जगह की विजिबिलिटी मिलती है। इनके आने से क्या होगा, आप कंटिन्यूअस विजिबिलिटी मिलेगी। अच्छा, ये लगातार आपको 24/7 बिकॉज आप 52 हो गए तो आप कोई ना कोई सैटेलाइट देख रहा होगा
फिर हम वो सिंथेटिक पिक्चर बना सकते हैं, हमें पता चलेगा क्या मूवमेंट हो रहा है, तो कब आप हो जो रहा वो है। बताते हैं आकाश तीर और IACCS, हाँ, उसको बहुत मदद मिलेगी। आएगा आपको कंप्लीट पिक्चर हमेशा रहेगी, जिसको हम ऑर्डर ऑफ बैटल बोलते हैं। मतलब कहां पर टैंक हैं, कहां पर ट्रूप्स हैं, कहां पर मिसाइल्स हैं, कहां पर कारखानों में क्या हो रहा है और कहां पर इस तरह के ट्रक जा रहे हैं ढूंढने के लिए कि उसके नीचे हुआ क्या है। तो ये सैटेलाइट एक तरीके से लगातार आपकी आंखों के तौर पर आपके दुश्मन के ऊपर देख रही होंगी और आपको ये पता चल रहा होगा वहां हरकतें क्या हो रही हैं और हमको तैयारियां क्या करनी है। अगली खबर आपको दिखाता हूं, तुर्की के लिए गले की फांस बन गया S-400। 2017 में रूस से तुर्की ने खरीदा था S-400 की वजह से F-35 प्रोग्राम से तुर्की बाहर। अब S-400 को बेचना चाह रहा है तुर्की के S-400 पर पाकिस्तान की नजर। पाकिस्तान सोच रहा है ये सेकंड हैंड मुझको मिल जाए S-400, लेकिन कहा यह जा रहा है कि S-400 तुर्की ले तो गया था, पाकिस्तान के अंदर यह भी चल रहा है कि उसकी पन्नी भी नहीं उतरी है अभी। S-400 वहां पन्नी भी नहीं उतरी, वैसे का वैसा है, ले लो यहां पर। लेकिन यहां पर यह समझाया जा रहा है अमेरिका बहुत मारेगा, S-400 जैसे ही कहीं पर जाता है अमेरिका की निगाह टेढ़ी हो जाती है। तो ये कशमकश चल रही है वहां। नहीं, ये पाकिस्तान लेगा, अगर पाकिस्तान के बस का होगा पाकिस्तान जरूर लेगा और अमेरिका को फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान के इतने बड़े पाप माफ कर दिए अमेरिका ने, पर मैं बताता हूं भारत को एक काम करना चाहिए। जब ये तुर्की से पाकिस्तान ले जाया जाएगा S-400, तो भारत कुछ ऐसा करे कि बीच में बर्बाद कर दे। ये पहुंचना नहीं चाहिए, S-400 पाकिस्तान नहीं पहुंचना चाहिए। बीच में सैबोटाज करो, इसमें मिसाइल मारो, स्पेशल फोर्सेस भेजो, नेवी से अटैक करवाओ, एयरफोर्स से जो करना है करो। बाद में तुर्की से माफी मांग लेंगे, बोलेंगे सॉरी गलती हो गई बॉस। आसपास जैसे हमने ब्रह्मोस के लिए भी तो बोला था सॉरी गलती से फायर हो गया, वैसे करके खत्म करो इसको, पहुंचना नहीं चाहिए। गौरव, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये S-400 जो है वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है और अभी भी तुर्की के पास जो है उसकी की नहीं है, अभी भी चाबी नहीं है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर पूरा लोडेड नहीं है। तो उसके बिना ये यूजलेस है, क्योंकि इसमें 4-5 तरह की मिसाइल्स हैं और 4 तरह की रेंजेस हैं। तो वो मिसाइल का चयन जो होता है और जो ट्रैक दिखता है, जिसको सर्च करना है, जिसको डिटेक्ट करना है और जिसको ट्रैक करना है, वो सॉफ्टवेयर करता है। तो ये फिर ले क्यों गए थे? ये ले गए थे, लेकिन अब कशमकश हो गई। नहीं, ये कहते हैं कि उन्होंने पन्नी भी नहीं उतारी है, कोई प्रैक्टिस भी नहीं हुई इससे। वो रशिया ने इनको कह दिया, बहुत पहले भी कहा था, अगर तुमने इसको कहीं हटाया, ये उनका एंड यूजर एग्रीमेंट है, अच्छा, तो ये फिर कुछ नहीं चलेगा। तो मतलब तुमको देना है तो दे दो पाकिस्तान को, लेकिन पन्नी बेच दो पाकिस्तान पन्नी बेच दो, तिरपाल के बाद पन्नी भी काम आएगी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी हम नहीं डर रहे हैं जब तक रशिया साथ है। और रशिया कैसे दे देगा, क्योंकि वो वहां चला गया और आपने इसी को खोल करके रिवर्स इंजीनियर कर लिया। और ऐसे पाकिस्तान जैसे को जो इधर का भी नहीं, उधर का भी नहीं, उधर नेटो में मुलाकात हुई थी टर्की के प्रेसिडेंट से, तो अमेरिका से उसने कहा था कि मुझको आपके कुछ 35 चाहिए। अमेरिका क्यों देगा 35? यहाँ से S-400 लेके बैठे हो। वही तो, वो तो बड़ा ये बस। तो फिर इसीलिए हुआ होगा क्या कि पाकिस्तान को टिका देते हैं सेकंड हैंड, और ये टिका देते हैं, बाद में नहीं चलेगा, कहेंगे हमारा क्या है, हमारा क्या है, हमको तो देने के लिए मना किया था। हमें बस पन्नी दे दो हबीबी, बस पन्नी दे दो और कुछ नहीं, छोटा सा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा HQ-9 भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, तो क्या बात है, जब खास बात नहीं है। सही बात है, बहुत सारे हथियार तो वहां सिर्फ दिखाने के लिए और बताने के लिए होते हैं। और इधर तुर्की और सीरियाई सेना ने राष्ट्रपति अहमद अल शरा की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। अगली खबर देखिए, उनकी हत्या की साजिश सीरिया में चल रही थी। यहां पर सीरिया में सक्रिय ISIS ने उनकी हत्या की साजिश की थी। अहमद अल शरा पहले अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के सहयोगी समूह के नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। लेबनानी आउटलेट LBCI की रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई सेना और तुर्की खुफिया एजेंसियों ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा की हत्या के प्रयास को, इसमें कुल मिलाकर हमारे भारत के ऑडियंस को समझने वाली एक बात है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड आपस में एकजुट है, तो यह खबर उसकी सच्चाई बताने वाली। गौरव बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि 72 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि सीरिया के ऊपर से मैं सारे सैंक्शन हटा रहा हूं। उन्होंने साइन कर दिया, वहां पे इस्लामिक स्टेट एक्टिव हो गया, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हथियार हिजबुल्लाह और हमास के लिए आते थे सीरिया के थ्रू आते थे। और नंबर 3, सीरिया के बाद क्या है भाइयों? इराक के बाद क्या है? अभी भी ईरान। अगर आप ज्योग्राफी देखें आपको सब समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी